हाँ जी, एब्स्टीमियस। नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने आज आ गया हूँ लेक्चर नंबर 15 लेके ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। आज इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड नंबर 15 में जो हमने पैसेज आपके लिए पिक किया है उसके इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, ईडियम्स, फ्रेजेस या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज एब्स्टीमियस। क्या रेफरेंस लिखा है? The thin and abstemious former lawyer had led civil disobedience against colonial policies. जो लिखा है आई बिलीव गांधी जी के बारे में बात हो रही है। मीनिंग समवन हु एक्सरसाइजेज रेस्ट्रेंट स्पेशली विद रिगार्ड टू अल्कोहल, सेल्फ डिसिप्लिन्ड इन कंजम्पशन हैबिट्स। यस, जो व्यक्ति एक्सरसाइज करता है किसको? रेस्ट्रेंट को। रेस्ट्रेंट परहेज परहेज खास करके अल्कोहल को लेके, यानी जो ड्रिंक्स हैं, अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, उनको लेके वो परहेज करता है। स्पेशली विद रिगार्ड टू अल्कोहल लिखा भी है यहाँ पे। सेल्फ डिसिप्लिन्ड, आत्मसंयमी, संयमी है भावनाओं में नहीं बहना जिसको, ठीक। इन कंजम्पशन हैबिट्स, कंजम्पशन हैबिट्स यानी कोई चीज़ जो कंज्यूम करने वाली है उसको लेके उसे ये पता है कि यार ये मुझे ना खाना है ना पीना है, उसको हम बोलते हैं एब्स्टीमियस। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। अब यहाँ पे दो फोटोग्राफ्स हैं, दोनों सेलिब्रिटीज़ हैं, आप सब जानते होंगे इन दोनों को ही। अमिताभ बच्चन साहब, क्या लिखा है नीचे इनके बारे में? अमिताभ बच्चन माइट हैव पोर्ट्रेड एन अल्कोहलिक ऑन स्क्रीन सेवरल टाइम्स बट इन रियल लाइफ द मेगा स्टार डज नॉट ड्रिंक, डज नॉट स्मोक एंड इज ऑल्सो वेजिटेरियन। ओके, अमिताभ जी के बारे में लिखा है कि ना तो ड्रिंक करते हैं, ना स्मोक करते हैं और ना नॉन वेज खाते हैं, यानी कि पूरी तरीके से एब्स्टीमियस हैं। क्लियर है? दूसरा सिद्धार्थ मल्होत्रा की फोटोग्राफ है यहाँ पे। वो क्या कह रहे हैं अपने बारे में? सिद्धार्थ मल्होत्रा डजंट लाइक अल्कोहल। ही मैंशनड इन एन इंटरव्यू दैट अल्कोहल इज अ स्ट्रेस बस्टर फॉर मैनी। यानी बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि उनके लिए दारू यानी कि अल्कोहल स्ट्रेस बस्टर है, उनका स्ट्रेस रिलीज हो जाता है उससे। बट ही लाइक्स टू स्टे अवे फ्रॉम इट। पर सिद्धार्थ इससे दूर रहना पसंद करते हैं। सो सिद्धार्थ इज ऑल्सो एब्स्टीमियस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब हमारे सामने 4 एग्जाम्पल्स हैं, पढ़ते हैं एक एक करके सबको। जॉन हैज़ ऑलवेज बीन नोन फॉर हिज एब्स्टीमियस लाइफस्टाइल, प्रेफरिंग सलाद एंड फ्रूट्स ओवर रिच इंडल्जेंट फूड्स। यानी जॉन है कोई व्यक्ति, वो अपनी एब्स्टीमियस लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं। क्या प्रेफर करते हैं? सैलड खाते हैं भाई, फ्रूट्स खाते हैं। इंडल्जेंट फूड यानी कि जो हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। देखा कि टेबल लगी हुई है, बुफे चल रहा है, उठा लिए पनीर की सब्ज़ी, मलाई कोफ्ता, नान चल रही हैं। सो बेसिकली इंडल्जेंट फूड ये अवॉइड करते हैं जॉन, कोई पर्सन है। सो वो क्या खाते हैं? सैलड खाते हैं, या फ्रूट्स ले लिए उन्होंने, या नींबू पानी ले लिया। तो इस तरीके की चीज़ें जो आपकी हेल्थ को मेंटेन रखती हैं, और इन चीज़ों से आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं डिग्रेड होती है अगर आप कंज्यूम उनको रेगुलरली कर रहे हैं तो। सो एब्स्टीमियस यहाँ पे बिल्कुल सही यूज़ हो रहा है इस वर्ड का। दूसरा सेंटेंस क्या लिखा है? द पार्टी वॉज फिल्ड विद एब्स्टीमियस लाफ्टर एंड लाइवली म्यूजिक। लाफ्टर के कॉन्टेक्स्ट में एब्स्टीमियस वर्ड बिल्कुल नहीं जा रहा है, ये सेंटेंस गलत है। द मंक्स प्रैक्टिस्ड एन एब्स्टीमियस एग्जिस्टेंस, लिविंग इन सिंप्लिसिटी एंड एब्सटेनिंग फ्रॉम वर्ल्डली प्लेजर्स। अब एब्सटेन फ्रॉम, एक हमारे पास फ्रेजल वर्ब है एब्सटेन फ्रॉम। खासकर ये भी यूज़ होता है जब आप अल्कोहलिक ड्रिंक्स से दूर रहते हैं, एब्सटेन फ्रॉम। सो मंक्स जो हैं बहुत भिक्षुक जिनको हम बोलते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो एक एब्स्टीमियस लाइफ जी रहे हैं, लिविंग इन सिंप्लिसिटी, साधारण जीवन, एंड एब्सटेनिंग फ्रॉम वर्ल्डली प्लेजर्स। यानी पूरे वर्ल्ड में जिन चीज़ों को प्लेजरेबल माना जाता है उनसे वो दूर रह रहे हैं, वो एब्सटेन कर रहे हैं उनसे, एब्स्टीमियस लाइफ बिता रहे हैं। ये भी बिल्कुल सही सेंटेंस है। फोर्थ वन, डिस्पाइट द फेस्टिव सीजन Sarah remained abstemious, avoiding alcohol and sweets to maintain her health regimen. Regimen कोई नियम बना रखा है उन्होंने, कोई सिस्टम बना रखा है, सिस्टमैटिक अप्रोच से वो डाइट को फॉलो कर रही हैं। सो सारा यहाँ पे जब कोई फेस्टिवल आया, कोई फेस्टिव सीजन स्टार्ट हुआ, तो सारा ने उसको उसमें वो नहीं वही वो इंडल्ज नहीं हुई, उन्होंने अपनी एब्स्टीमियस लाइफस्टाइल को परसिस्ट किया, रिमेन किया, अल्कोहल और स्वीट से दूर रही। सो बिल्कुल सेंटेंस सही है ये भी। सो आई होप आपको एब्स्टीमियस का मीनिंग समझ में आ गया हो। अब हम डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। टेम्परेट, अगेन रेस्ट्रेंड,
सेल्फ डिसिप्लिन, तीनों एक जैसे हैं, आत्मसंयमी, ठीक। एंड एडरेंस की बात करें तो इंडल्जेंट, आप भावनाओं में बह गए, जैसे अभी हमने समझाया कि आपने बुफे देखा और जैसे ही आपने बुफे देखा आपका जो संयम था वो टूट गया, आप खाना स्टार्ट कर देते हैं वहाँ पे हर चीज़ उठा उठा के। ग्लटनस, पेटू, अब पेटू कैसे एब्स्टिमियस हो सकता है, बिल्कुल ऑपोजिट है। पेटू इंसान जो खाने का दिखता है उसको आइटम उठा के खाना चालू कर देता है, ठीक है। ग्लटनस। इमॉडरेट, मॉडरेट जिसको पता है कहाँ पे स्विच ऑफ करना है, कहाँ पे अपने आप का जो स्विच है उसको कितना ऑन करना है, कितना ऑफ करना है। इमॉडरेट पता ही नहीं है, स्विच किसी और के हाथ में है, आपका रिमोट किसी और के हाथ में है, सो इमॉडरेट बिल्कुल ऑपोजिट है एब्स्टिमियस का। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, विच इज सेडिशन। सेडिशन बहुत कॉमन वर्ड है, रेफरेंस चेक करते हैं। एंड हैड सर्व 2 years in prison on charges of sedition। मीनिंग क्या लिखा है, कंडक्ट और स्पीच इंसाइटिंग पीपल टू रेबल अगेंस्ट द अथॉरिटी। ऐसा आपका कंडक्ट, व्यवहार या आपकी स्पीच जो इंसाइट करे, भड़काए लोगों को, टू रेबल यानी विद्रोह करने के लिए, किसके खिलाफ, अथॉरिटी के खिलाफ, ऑफ अ स्टेट और मोनार्क, राजा के खिलाफ या किसी अथॉरिटी के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए कोई व्यक्ति आपको अगर उकसाए, इंसाइट करे, भड़काए, तो वो क्या कर रहा है, राजद्रोह कर रहा है। सिडिशन का हिंदी में एक वर्ड होता है राजद्रोह, जिसको देशद्रोह भी बोल सकते हैं, सिडिशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। अब इनको कौन नहीं जानता, सरदार भगत सिंह, और आज़ादी के जो स्ट्रगल का टाइम था उसमें भगत सिंह जी ने जो किया, उस दौर में जब अंग्रेज़ों का शासन था, उस दौर में इनके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगा के इनको जेल भेजा गया था, ठीक। इन्होंने आई बिलीव सैंडर्स का मर्डर किया था एंड असेंबली में बम फोड़ा था। सो इन दोनों चार्जेस में इनके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगा था। अब आज की डेट में जो व्यक्ति ऐसा करे, जो गवर्नमेंट के खिलाफ इस तरीके से आवाज़ उठाए या भड़काए लोगों को, हाँ, या अपने देश को तोड़ने की बात करे, तो उसके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगते हैं। पर उस कॉन्टेक्स्ट में जब अंग्रेज शासन कर रहे थे तो इनके ऊपर भी, भगत सिंह जी के ऊपर भी सेडिशन का चार्जेस लगाए गए थे और उनको जेल भेजा गया था और फांसी की सजा दी गई थी। इंकलाब जिंदाबाद। समझ में आ गया सेडिशन आपको। चलिए डिस्कस करते हैं, चारों एग्जाम्पल्स हमारे सामने, 4 सेंटेंसेस, देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। सेडिशन चार्जेस वर फाइल्ड अगेंस्ट द प्रोटेस्टर फॉर एलिजिडली इंसाइटिंग वायलेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। बिल्कुल सही, अभी हमने डिस्कस किया। द न्यूज़पेपर एडिटोरियल वॉज अक्यूज्ड ऑफ सेडिशन फॉर क्रिटिसाइजिंग द पॉलिसीज ऑफ द रूलिंग पार्टी। हो सकता है क्योंकि भाई रूलिंग पार्टी जो है उसके हाथ में पावर, वो किसी न्यूज़पेपर को बोल सकती है कि ऐसा एडिटोरियल जो आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं हमारी पॉलिसीज़ को, यानी आप भड़का रहे हैं लोगों को, जो भी है, तो उस किसी कॉन्टेक्स्ट में ये सही हो सकता है। अभी आगे और देख लेंगे एक बार इसको। इन सम कंट्रीज स्पीकिंग आउट अगेंस्ट द मोनार्की कैन लीड टू चार्जेस ऑफ सेडिशन। बिल्कुल सही बात है। कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे अगर आपने राजा जो है मोनार्क, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो आपके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लग सकते हैं। सारा वॉज अरेस्टेड फॉर सेडिशन आफ्टर शी वॉज कॉट स्पीडिंग ऑन द हाईवे। ये बिल्कुल गलत है। हाईवे पे स्पीड बढ़ाने के लिए चार्जेस लगे उसके सेडिशन के, गलत 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 गलत, ठीक है। सो दिस सेंटेंस वॉज करेक्ट, न्यूज़पेपर एडिटोरियल वाला। आई होप आपको समझ में आ गया। सेडिशन, ट्रीजन, ये भी वही है, द्रोह, राजद्रोह, देशद्रोह, रेबेलियन, इंसरेक्शन, तीनों एक जैसे हैं। राजद्रोह, देशद्रोह, विद्रोह, रिवोल्ट हमने पढ़ा था, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो लॉयल्टी, ओबीडियंस, आज्ञा, आप मान रहे हैं जो कहा जा रहा है वो पूरा कर रहे हैं, ओबीडियंट हैं आप, ठीक है, आज्ञाकारी हैं आप। नेक्स्ट वर्ड इज स्केप्टिकल। अगेन बहुत इजी वर्ड है। रेफरेंस क्या लिखा है, मैनी ऑफ गांधीज कॉमरेड्स वर इनिशियली स्केप्टिकल। कॉमरेड्स बेसिकली फॉलोअर्स होते हैं, साथी संगी आपके, जो आपके साथ चलते हैं किसी आइडिया पे, ठीक। मीनिंग डाउटफुल और इनक्रेडुलस अबाउट समथिंग, शोइंग हेजिटेशन और डिसबिलीफ, यानी आपको शक हो अगर किसी बात पे, किसी के ऊपर, तो आपको बोला जाएगा कि आप स्पेक्टिकल हैं, स्केप्टिकल हैं। डाउटफुल और इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस एक और वर्ड है, जब आप आसानी से भरोसा नहीं करते हैं तो आपको बोला जाता है आप इनक्रेडुलस हैं। स्केप्टिकल, इनक्रेडुलस, क्लियर है। चलिए डिस्कस करते हैं इसको भी। अब यहाँ पे देखते हैं, कोई कन्वर्सेशन लिखा हुआ है, कोई व्यक्ति कहता है आई स्कोर्ड 96% मार्क्स इन माई एग्जाम। आप कहते हैं आई हैव अ डाउट। वो बोलता है कि मेरे 96% आए। आप कहते हैं अच्छा मार्कशीट दिखाना, रिजल्ट दिखाना। तो आप क्या हैं, आप स्केप्टिकल हैं। माई फादर इज ए क्लोज फ्रेंड ऑफ कपिल देव। अच्छा कोई फोटो है, दिखाना जरा। अगेन स्केप्टिकल का एग्जाम्पल, आई एम बीइंग इन्वाइटेड टू केबीसी। मुझे केबीसी में इन्वाइट किया जा रहा है। अच्छा दिखाना जरा, इन्विटेशन आया होगा।
सो हर बात पे अगर आप ऐसे डाउट रेज कर रहे हैं तो आपको क्या बोला जाएगा, आप क्या है, स्केप्टिकल है। क्लियर है? चलिए अब हमारे पास हैं 4 सेंटेंसेस एज यूजुअल। सारा वॉज स्केप्टिकल ऑफ द न्यू डाइट प्लान, अनश्योर इफ इट वुड डिलीवर द प्रॉमिस्ड रिजल्ट्स। बिल्कुल सही, सारा को लग रहा है भैया ये जो डाइट प्लान आपने दिया है इससे रिजल्ट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। सो आप स्केप्टिकल हैं, सारा स्केप्टिकल है, बिल्कुल सही है। द साइंटिस्ट अप्रोच्ड द न्यू थ्योरी विद अ स्केप्टिकल एटीट्यूड, क्वेश्चनिंग इट्स वैलिडिटी एंड मेथोडोलॉजी। बिल्कुल सही है, नई थ्योरी पे साइंटिस्ट ने प्रश्न चिन्ह लगाया कि भाई वैलिडिटी और सही है भी कि नहीं थ्योरी, या क्या मेथड आपने यूज़ किए वो उनके ऊपर भी डाउट रेज किया। तो बिल्कुल सही है सेंटेंस। डिस्पाइट द पॉजिटिव रिव्यूज, जॉन रिमेन्ड स्केप्टिकल अबाउट द मूवीज क्वालिटी अंटिल ही वॉच्ड इट हिमसेल्फ। पॉजिटिव रिव्यूज़ आए फिर भी जॉन ने बोला ये तो सब पेड रिव्यूज़ होते हैं, मैं खुद जाऊँगा, मैं खुद देखूंगा और तब मैं डिसाइड करूँगा कि मूवी अच्छी थी कि बेकार। सो स्केप्टिकल, यस। नेक्स्ट सेंटेंस, द इन्वेस्टर्स वर इनिशियली स्केप्टिकल अबाउट द स्टार्टअप्स प्रॉस्पेक्ट्स बट वर कन्विंस्ड बाय इट्स इनोवेटिव अप्रोच। शुरुआत में स्केप्टिकल थे इन्वेस्टर्स, पर बाद में स्टार्टअप के इनोवेटिव आइडिया को और अप्रोच को उन्होंने जब देखा तो वो उससे कन्विंस हो गए। ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। आई बिलीव चारों सेंटेंस करेक्ट हैं, यानी ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। चलिए मूव करते हैं अब हम सिनोनिम्स पे। डाउटफुल, ड्यूबियस, डिस्ट्रस्टफुल, तीनों एक जैसे हैं। ड्यूबियस अगेन, अगर आपके दिमाग में डाउट है तो आप ड्यूबियस हैं। ट्रस्टिंग, एंटोनिम की बात करें तो क्रेडुलस, इनक्रेडुलस पढ़ा था हमने यहाँ पे, देखिए इनक्रेडुलस, उसका ऑपोजिट क्रेडुलस, यानी आप भरोसा कर लेते हैं। कन्विंस्ड, आप कन्विंस हो जाते हैं या हो गए तो आपको बोला जाएगा कि आप डाउट नहीं रेस कर रहे हैं, स्केप्टिकल का एंटोनिम। दया, कुछ तो गड़बड़ है, हाँ मुझे याद आ गया, इसी भी प्रद्युमन हर समय स्केप्टिकल रहते हैं। आई डोंट नो कि अभी सीआईडी आता है कि नहीं, पर मैं जब देखता था तो हर समय हर एपिसोड में एक बार तो वो बोलते ही थे, इसी पे प्रद्युमन, दया कुछ तो गड़बड़ है, हाँ। सो स्केप्टिकल, क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड इज बिविल्डर्ड। बिविल्डर्ड क्या रेफरेंस लिखा है, we were bewildered and could not fit in a national struggle with common salt, okay, meaning confused, puzzled और perplexed। confused हैं, puzzled हैं, perplexed हैं, तीनों synonyms हैं। often as a result of being overwhelmed और disoriented, खास करके जब आप overwhelmed हो यानी भाव विभोर हो गए, आपको समझ नहीं आ रहा है ये सब हो क्या रहा है, हाँ। और disoriented यानी आपका ध्यान वहाँ पे नहीं हो। अब सोचिए कि आप अपने घर पे बैठे हुए हैं अभी और दरवाज़ा नॉक हो और मोदी जी आ जाएं आपके घर पे, हाँ गेट खोले और मोदी जी आ जाए, तो आप एकदम से हक्के बक्के रह जाएंगे। हक्के बक्के रहना, कंफ्यूज हो जाना, ये क्या, ऐसे कैसे हो गया, आपका उस समय माइंड काम ही नहीं कर रहा होगा, ब्लैंक हो जाएंगे आप। बिविल्डर्ड, क्लियर है। डिसओरिएंटेड, आपका ध्यान कहीं और था, कोई आपको आवाज़ लगा रहा है और कहीं बिल्कुल खोए हुए हो आप, ठीक है, कोई आवाज़ लगा रहा है, नहीं सुनाई दे रहा आपको बिल्कुल, जब एकदम कोई पास में आके झंझोड़ देता है तब एकदम हाँ क्या कह रहे थे, हाँ। सो डिसओरिएंटेड, तब भी आप अपने आप को बिविल्डर्ड बोल सकते हैं। अब ये देखिए जेठालाल भाई साहब क्या कर रहे हैं, जैसे इनके एक्सप्रेशन है, इनको समझ में नहीं आया क्या हुआ इनके सामने जो भी घटना घटी। सो बिविल्डर्ड है, इनके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है बिविल्डर्ड है। हाँ ये बहुत फेमस सीन है चुप चुप के मूवी का ये सीन है, जब अगर आपने देखी हो तो इसमें शाहिद कपूर जो हैं, शाहिद कपूर ही है ना, हाँ, तो वो मूवी में गूंगे का रोल प्ले कर रहे थे और अचानक से वो 3-4 लोग बैठ कर ड्रिंक कर रहे थे, शक्ति कपूर और थे इसमें इस सीन में, तो वो ड्रिंक कर रहे थे, अचानक से शाहिद कपूर बोलने लग जाते हैं। सो यहाँ पे राजपाल यादव के जो एक्सप्रेशंस थे कैसे हो गए, बिविल्डर्ड। राजपाल यादव वॉज बिविल्डर्ड, क्लियर है, ये सीन याद रखिएगा, याद रहेगा वर्ड। चलिए 4 सेंटेंसेस हैं, पढ़ते हैं इनको। आफ्टर द प्रेजेंटेशन द ऑडियंस वॉज बिविल्डर्ड बाय द स्पीकर्स क्लियर एंड कंसाइज एक्सप्लेनेशन। ऐसा कैसे हो सकता है, स्पीकर की क्लियर एंड कंसाइज एक्सप्लेनेशन से कोई बिविल्डर्ड कैसे हो जाएगा, सेंटेंस गलत है, यही समझ में आ गया। द टूरिस्ट वर बिविल्डर्ड बाय द मेज ऑफ नैरो स्ट्रीट्स इन द ओल्ड सिटी। हमने मेज पढ़ा था आई बिलीव 2-3 लेक्चर्स पहले, लेबरिंथीन, मेज लाइक शेप। सो लेबरिंथीन यानी मेज, जो ऐसा पजल होता है जिसमें से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है या अंदर आना मुश्किल होता है। सो टूरिस्ट बिविल्डर्ड थे, बिल्कुल सही है। शी वॉज बिविल्डर्ड बाय द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंस्ट्रक्शंस एंड डिडंट नो वेयर टू स्टार्ट, बिल्कुल सही है। जो इंस्ट्रक्शंस थे वो इतने कॉम्प्लिकेटेड थे, कॉम्प्लेक्स थे कि वो समझ नहीं पाई और कंफ्यूज हो गई। द सडन चेंज इन हिज बिहेवियर लेफ्ट हिज फ्रेंड्स फीलिंग बिविल्डर्ड एंड कंफ्यूज, बिल्कुल सही है। अचानक से उसका व्यवहार बदला तो उसके दोस्त
सकते में आ गए, यार ये क्या हुआ अचानक से, इससे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी, इसने ऐसा क्यों किया, हाँ, bewildered, confused, puzzled। चलिए सिनोनिम्स डिस्कस करते हैं। लो आ गए तीनों, कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स, एक नया आ गया मिस्टिफाइड, अगेन आपका दिमाग घुमा हुआ है, मिस्टिफाइड, हाँ। एंड एंटोनिम्स की बात करें तो क्लियर हेडेड, दिमाग बिल्कुल आपका क्लियर है, फोकस्ड, कंपोज्ड, शांत, कोई घबराहट नहीं है। मोदी जी आ भी गए तो भी कोई बात, अच्छा मोदी जी आइए आइए बैठिए, यानी आप पहले से जानते थे जैसे कि मोदी जी आपके घर के दरवाजे पे खड़े हुए हैं, सो आप कंपोज्ड थे वहाँ पे, क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, बट यहाँ पे इन्होंने सिनोनिम एंटोनिम्स की स्क्रीन क्यों लगा दी, आई एम नॉट श्योर, पर कोई बात नहीं, हम पढ़ लेते हैं इसको। मोनोपोली रेफरेंस, ब्रिटेन हैड केप्ट इंडिया सॉल्ट ट्रेड अंडर इट्स थंब सिंस द 19th century, forbidding natives from manufacturing or selling the mineral, okay, meaning the exclusive control or possession of a commodity, service or market। एक्सक्लूसिव हमने पढ़ा था, इंक्लूसिव जब हमने पढ़ा था तब मैंने आपको एक्सक्लूसिव एंटोनिम समझाया था, यानी अकेला। एडिडास का शोरूम एक्सक्लूसिव शोरूम जहाँ पे केवल एडिडास के शूज़ मिलें, नाइकी का एक्सक्लूसिव शोरूम जहाँ पे केवल नाइकी के शूज़ मिलें। सो एक्सक्लूसिव कंट्रोल यानी सिंगल कंट्रोल, और पोजेशन या आप उसके हकदार हैं या आपने उस पर पकड़ बना रखी है, ऑफ अ कमोडिटी किसी चीज़ पर, किसी सर्विस पे या किसी मार्केट पे, अकेला हकदार हो, अकेला अधिकार हो, हकदार भी छोड़िए अधिकार हो, तब आप बोलेंगे कि उस कंपनी की या उस व्यक्ति की मोनोपोली है उस मार्केट में। चलिए डिस्कस करते हैं इसको। अब ये देखिए इंडियन रेलवेज, भारतीय रेल, अगर आपको ट्रेन से सफ़र करना है, ठीक, ट्रेन इज़ अ काइंड ऑफ व्हीकल, हाँ, जैसे एयरप्लेन होते हैं वैसे व्हीकल, अपना ट्रेन भी एक व्हीकल है जो आपको एक जगह से ट्रांसपोर्टेशन का एक जरिया है जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, ठीक है। कार में हमारे पास कार भी एक व्हीकल है, ट्रांसपोर्टेशन का एक मीडियम है। अब कार में आपके पास ऑप्शंस है, मारुति है, हिंडई है, आपके पास महिंद्रा है, टाटा है, इतने सारे ऑप्शंस हैं। एक कार पसंद नहीं आ रही, एक ब्रांड की पसंद नहीं आ रही, आप दूसरे ब्रांड पर चले जाते हो। प्लेन की सर्विसेज में, फ्लाइट की सर्विसेज में अगर आपको जेट एयरवेज नहीं समझ में आई तो आप इंडिगो चले जाते हो, इंडिगो नहीं समझ में आई तो गो एयरवेज चले जाते हो, गो एयरवेज तो विस्तारा चले जाते हो, मतलब ऑप्शंस हैं, एयर एशिया चले जाते हो। पर आप मुझे बताओ, अगर आपको इंडियन रेलवेज़ की सर्विसेज नहीं समझ में आई तो आप दूसरी कौन सी सर्विस अवेल करेंगे ट्रेन के लिए? आप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज देयर इज़ ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन में है, जो कि है हमारी भारतीय रेल, क्लियर है। यानी ट्रेन के कॉन्टेक्स्ट में मोनोपोलिस्टिक मार्केट है भारतीय रेलवेज़ का। आप देखें अभी आपको कुछ सीन्स देखने को मिले होंगे, कुछ वीडियो क्लिप्स देखने को मिले होंगे जहाँ पे एसी कंपार्टमेंट में रिजर्वेशन था एक लेडी का, स्टिल बहुत सारे लोग जो अनरिजर्व कैटेगरी के थे वो भी घुस आए उसमें और हैरेस कर रहे थे उनको कि भाई हमें भी बैठने की जगह दो, जबकि उस लेडी ने उसकी सीट प्रॉपर उसने पे करके रिजर्वेशन लिया था और वो आराम करके जाना चाहती थी, पर एसी कंपार्टमेंट में ये हालत थी कि सब लोग घुस आए थे और उसको हेल्प नहीं मिल रही थी, ठीक है। अब आपको अगर यहाँ पे ऐसा प्लेन में हो या आपने कोई गाड़ी खरीदी और चौराहे पे आके कोई बोलता है अरे मुझे भी बैठाओ गाड़ी में, मुझे भी जाना है वहाँ तक, ठीक, हाउ वुड यू फील? एंड आपने अगर मान लो पुलिस को कॉल भी किया और पुलिस ना आए, हाउ वुड यू फील? आपको कितना गंदा लगेगा। तो वैसे ही कुछ लेडी को उस समय लग रहा होगा, ठीक है। सो अब आपको बुरा लगा तो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? जब ऑप्शंस नहीं होते तो हम बोलते हैं कि वो मार्केट कैसा है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट है और उस कंपनी की मोनोपोली है, वो जो करना चाहे वो करते हैं, वो जो प्राइस रखना चाहे वो रखते हैं, सर्विसेज को बेटर करना चाहे उनकी मर्जी, नहीं करना चाहे उनकी मर्जी, क्लियर, क्योंकि और कोई ऑप्शन है ही नहीं किसी के पास, ठीक है, मोनोपोली। चलिए मोनो से समझ में आ रहा था ना, मोनो, मोनो यानी सिंगल, ओनली वन, सिंगल वन, मोनो। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास 4 एग्जांपल्स हैं। द टेक जायंट फेस न्यूमरस लॉसूट्स फॉर एलिजिडली मेंटेनिंग अ मोनोपोली इन द सॉफ्टवेयर मार्केट। अब कोई टेक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, जायंट बहुत बड़ी कंपनी, उसने सॉफ्टवेयर मार्केट में मोनोपोली बना रखी है, एक खास किस्म का सॉफ्टवेयर है, वो उसी के पास है और उस पर पेटेंट ले रखा है, जो भी कुछ है उसको लॉ सूट्स फेस करने पड़ रहे हैं, यानी उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने कोर्ट में जाके केस कर दिए कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए, हम भी उस तरीके का सॉफ्टवेयर डेवलप करने का अधिकार रखते हैं। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। द गवर्नमेंट ट्राइड टू एस्टैब्लिश अ मोनोपोली बाय अलाउइंग सेवरल कंपनीज टू कॉम्पीट फ्रीली ना। गवर्नमेंट पहली बात तो एस्टैब्लिश करना चाह रही है क्या, मोनोपोली, तो यहीं पर नेगेटिव लग रहा है,
क्या करके? बाय अलाउइंग सेवरल कंपनीज। तो जब दूसरी कंपनी को आप अलाउ कर रहे हैं तो वो मोनोपोली कहाँ से हो जाएगी? ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली गलत है। When one company controls all the resources, it can create a monopoly and drive up prices for consumers. बिल्कुल सही है, ठीक है। The small bookstore was able to establish a monopoly over rare and antique books in the town. बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई एक स्मॉल बुक स्टोर है जो कि इस टाइप की बुक्स जो रेयर हैं और एंटीक हैं, बहुत पुरानी बुक्स, केवल वो रखता है। तो ऑब्वियसली जो जनता है वो अगर ऐसी किताबें खरीदना चाहती है तो उसी के पास जाएंगी। तो उनके पास, उस पर्टिकुलर बुक स्टोर के पास मोनोपोली है कि ये जो एंटीक किताबें हैं केवल मैं बेचता हूँ, हाँ, केवल मैं बेचता हूँ, केवल ये किताबें यहीं पे मिलेंगी। तो वो जो जनता है वो केवल उन्हीं के बुक स्टोर पे आएगी। ये सेंटेंस भी करेक्ट है, मोनोपोली को सही यूज़ कर रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। कंट्रोल, डोमिनेशन, एक्सक्लूसिव कंट्रोल, ऑलमोस्ट तीनों एक जैसे हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो कंपटीशन, जहाँ पे बहुत सारे कंपेटिटर्स होते हैं वहाँ पे कंपटीशन होता है। ओपननेस, ओपन है मार्केट, कोई भी आके धंधा कर सकता है। सो ये था आपके लिए मोनोपोली। चलिए मूव करते हैं। अब आया है हमारे सामने ईडियम, शेक ऑफ द योक। शेक ऑफ द योक रेफरेंस, इंडियाज क्वेस्ट, प्यास, क्वेस्ट यानी प्यास बोल सकते हैं आप, या सर्च बोल सकते हैं आप, इच्छा बोल सकते हैं, तीव्र इच्छा। इंडियाज क्वेस्ट टू शेक ऑफ द योक of British control, British colonial domination, okay? To free oneself from a burden, अपने आप को किसी बर्डन से फ्री करना, मुक्त करना। Oppression, किसी ने आपको दबा रखा था बहुत समय तक, आपके ऊपर रूल कर रखा था, उसको हटा देना। Oppression से मुक्ति पाना, कंट्रोल से मुक्ति पाना। To liberate oneself from constraints, बेड़ियों से मुक्त हो जाना या डोमिनेशन से मुक्त हो जाना। किसी ने आपके ऊपर डोमिनेट कर रखा था आपको, हर बात पे आप उसकी हर बात आपको माननी पड़ रही थी। सो आप अब उससे मुक्त हो रहे हैं, तो आपके लिए क्या बोला जाएगा? यू हैव शेकन ऑफ द योक। अब यहाँ पे योक का क्या मतलब है? इस तरीके से जब खेती होती है तो जो हल होता है उसमें देखिए दो बैल होते हैं, उनके जो सिर होते हैं ना, गर्दन होती है बेसिकली, उनको इस तरीके की लकड़ी के फ्रेम में ऐसे बांध दिया जाता है। तो ये जो फ्रेम है बेसिकली, जिसके कारण उनकी गर्दन ऐसी रहती है, उनको सीधा चलना पड़ता है, या जो चला रहा है उनको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। ये बेसिकली योक इसको बोला जाता है। योक वैसे एग में भी होता है, येलो पार्ट, पर यहाँ पे योक जो है वो इस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है बेड़ी के तौर पे, रेस्ट्रेंट, जिसने आपको बांध रखा है उसके तौर पे। और ये जो बैल हैं, किसी दिन इनको गुस्सा आया और इन्होंने अपना सिर ऐसे झटक के ऐसे फेंक दिया योक, तो बोला जाएगा दे हैव शेकन ऑफ द योक, यानी वो बेड़ी जो जंजीर थी वो फेंक दी उन्होंने निकाल के। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं 4 एग्जाम्पल्स। आफ्टर ईयर्स ऑफ अप्रेसिव रूल द सिटीजन्स फाइनली मैनेज टू शेक ऑफ द योक ऑफ डिक्टेटरशिप। बहुत सालों तक अप्रेशन उनके ऊपर रहा, अब उन्होंने उसको उठा के फेंक दिया, अलग हो गए, बेड़ियां तोड़ दी। द एम्प्लॉइज वर डिटरमिन्ड टू शेक ऑफ द योक ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस इम्पोज्ड बाय देयर एम्प्लॉयर। बिल्कुल सही है। दे वर ग्लैड टू शेक ऑफ द योक ऑफ देयर वेल्थ एंड स्टार्टेड लिविंग इंडिपेंडेंटली। अपनी वेल्थ को कोई उठा के क्यों फेंकेगा या उससे बाहर क्यों निकलेगा? एंड स्टार्टेड लिविंग इंडिपेंडेंटली, पहले भी इंडिपेंडेंटली रह रहे होंगे भाई साहब। ये सेंटेंस मुझे कॉन्टेक्चुअली कुछ गड़बड़ लग रहा है। चलिए चौथा पढ़ते हैं। शी वर्कड हार्ड टू शेक ऑफ द योक ऑफ पॉवर्टी दैट हैड बर्डनड हर फैमिली फॉर जनरेशंस। उसने बहुत मेहनत की, गरीबी में रह रहे थे वो कई जनरेशन से, सो उसने फाइनली उससे मुक्ति पाई। शेक ऑफ द योक ऑफ पॉवर्टी, बिल्कुल सही है। ये सेंटेंस गड़बड़ है। दे वर ग्लैड टू शेक ऑफ द योक ऑफ देयर वेल्थ, यहाँ पे गड़बड़ है। अपनी वेल्थ को कोई ऐसे पहली बात तो अपनी वेल्थ को आप बेड़ी कैसे मान रहे हैं, और अगर बेड़ी मान भी रहे तो इसमें बहुत हमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए जो कि अवेलेबल नहीं है। तो अभी हम इसी सेंटेंस को गलत लेके चलेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया हो। शेक ऑफ द मीनिंग, शेक ऑफ द योक का मीनिंग ब्रेक फ्री, लिबरेट, इमेंसिपेट। इमेंसिपेट अगेन बंदी, बंधनों से मुक्ति, इमेंसिपेट बंधनों से मुक्ति। लिबरेट का सिनोनिम हो सकता है एंड इसका भी सिनोनिम है। सबमिट, सबमिट ये वाला सबमिट नहीं कि सबमिट कर दी फाइल। सबमिट यानी आपने सिर नीचे कर लिया, आपने हाथ जोड़ लिए किसी के सामने, और जो भी वो कह रहा है वो करने के लिए रेडी हो जाएं आप। सबमिट कर दिया आपने अपने आप को। सरेंडर, घुटने टेक देना। एक्वेस, रिलेक्टेंटली आप सामने वाले की बात मान रहे हैं। पेरेंट्स कह रहे हैं तुम्हें मेरे हिसाब से शादी करनी पड़ेगी, हमारे हिसाब से शादी करनी पड़ेगी। अब आपके मन में तो कुछ और है, पर आप कह रहे हैं जी पापा, जी पापा, जी मम्मी, ठीक है। सो ऊपर ऊपर से आप जी पापा, जी मम्मी कर रहे हो, अंदर से आपका कुछ और इच्छा थी। रिलेक्टेंटली यानी अनिच्छा होने के बाद भी आप अगर बात सामने वाले की मान रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? एक्वेस्ट कर रहे हैं। क्लियर है?
चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगेन ईडियम है हमारे सामने, पुट अंडर द थंब, यानी अगेन वही बात, डोमिनेट करना। चलिए पढ़ते हैं रेफरेंस। ब्रिटेन हैड केप्ट इंडिया सॉल्ट ट्रेड अंडर इट्स थंब सिंस द 19th century। यस, बिल्कुल सही बात है। मीनिंग टू एक्सरसाइज कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ओवर समवन और समथिंग इन अ डोमिनेटिंग और अप्रेसिव मैनर। डोमिनेटिंग और अप्रेसिव एक जैसा है। डोमिनेट करने वाला, अप्रेस दबाने वाला, कोई व्यक्ति, कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई संस्था या कोई रूलिंग किसी को दबा के रखे अपने नीचे, तो बोला जाएगा पुटिंग समवन अंडर द थंब। अब ये देखिए लिटरल एक फिजिकल तरीके से लिटरल कॉन्टेक्स्ट में समझाया गया कि ऐसे करके किसी व्यक्ति को दबा के रखा जा रहा है, तुम मेरे नीचे हो। क्लियर है? पुटिंग समवन अंडर द थंब। चलिए एग्जाम्पल्स हमारे सामने। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पुट अंडर अ थंब द CEO अलाइंग हिम टू मेक ऑल द डिसीजंस इंडिपेंडेंटली। गड़बड़ लग रही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने CEO को अपने थंब के नीचे रखा हुआ है और बोल रहे हैं कि तुम फ्री हो डिसीजंस लेने के लिए, तो बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग जा रहा है निकल के, गलत है। He felt like his boss had put him under a thumb, controlling every aspect of his work life। बिल्कुल सही है। उसकी बॉस ने उसकी हर एस्पेक्ट पे उसके ऊपर कंट्रोल रखा हुआ है, यानी she is putting him under her thumb। The new manager quickly put all the employees under his thumb, demanding complete obedience। बिल्कुल सही है। सारे एम्प्लॉय से बोला है जो मैं बोलूँगा वही करना है, उसके अलावा एक डिसीजन अपने मन से नहीं ले सकते। सो जो एम्प्लॉयर हैं वो क्या कर रहे हैं, he or she is putting the employees under their thumb। Clear है? She tried to put her children under her thumb, but they resisted her strict rules। बिल्कुल सही है। अब कोई लेडी है वो अपने बच्चों को कंट्रोल में रखना चाहती है, पर उन्होंने रेजिस्ट किया कि हम नहीं मानेंगे। क्लियर है? चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। कंट्रोल, डोमिनेट करना, सब्जुगेट, अधीन करना, आप मेरे नीचे काम करोगे, सब्जुगेट। क्लियर? एंटोनिम्स की बात करें तो एम्पावर, आप मजबूती दे रहे सामने वाले को, आप फ्री हो भाई, जाओ अपने डिसीजंस लो। एम्पावर, लिबरेट, फ्री कर देना। इमांसिपेट, अभी भी आए थे उधर जब हम इससे पहले वाले इडियम में पढ़ रहे थे। इमांसिपेट यानी लिबरेट कर देना, फ्री कर देना किसी को। अगेन एन इडियम, स्ट्राइक अ फ्लाई विद अ स्लेज हैमर। स्लेज हैमर क्या होता है? स्लेज हैमर होता है बहुत लंबा सा हथौड़ा होता है, हाँ, जो चट्टाने तोड़ने के काम आता है ना, इतना लंबा सा शाफ्ट होता है उसका, ऐसे पकड़ के पूरा ऐसे घुमा के मारा जाता है चट्टान पे, स्लेज हैमर। सो स्ट्राइकिंग अ फ्लाई, फ्लाई यानी मक्खी, उसको आप इतने बड़े हथौड़े से मारोगे। चलो पढ़ते हैं रेफरेंस। अनदर कलीग कंपेयर्ड द प्रपोज्ड प्रोटेस्ट टू स्ट्राइकिंग अ फ्लाई विद अ स्लेज हैमर। ओके, टू यूज एक्सेसिव और डिस्प्रपोर्शनेट फोर्स और रिसोर्सेज टू एड्रेस अ माइनर और ट्रिवियल इशू। बट छोटी सी प्रॉब्लम है, ट्रिवियल, छोटी सी मामूली सी प्रॉब्लम है, उसके लिए आप इतने सारे रिसोर्सेज लगा दें, बड़े बड़े रिसोर्सेज लगा दें, या कोई ऐसा एक्शन लें जो बहुत बड़ा हो, बहुत हार्श हो, छोटी सी प्रॉब्लम या पनिशमेंट देने के लिए, उसके लिए हम बोलेंगे स्ट्राइकिंग अ फ्लाई विद अ स्लेज हैमर। क्लियर है? चलिए अब ये स्लेज हैमर मैंने अभी बताया आपको, बहुत लंबे लंबे से हथौड़े से होते हैं। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। The manager's decision to implement such severe punishments for minor infractions is like striking a fly with a sledgehammer। Infraction छोटी सी गलती, ये पहले भी आ चुका है किसी लेक्चर में। अब मान लीजिए ऑफिस में किसी व्यक्ति ने वहाँ पे जो ऑफिस इन्वायरमेंट है, स्पेस है, उसमें फ़ोन कॉल्स लेना अलाउड नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। अब किसी घर से कोई अर्जेंट कॉल आया और आपने उठा लिया फ़ोन, आपने बात कर ली। अब मैनेजर बोले तुमने फ़ोन उठाया, तुम्हें टर्मिनेट किया जाता है, तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाता है। ठीक, तो ये कैसा था? स्ट्राइकिंग अ फ्लाई विद अ स्लेज हैमर। पहली बात तो वहाँ समझना चाहिए था मैनेजर को, पर वहाँ पे सामने वाले की ना सुन के सीधा इस तरीके का डिसीजन दे देना, ये हो गया एग्जाम्पल स्ट्राइकिंग अ फ्लाई विद अ स्लेज हैमर। When he brought a lawyer for a simple parking ticket dispute, it felt like he was striking a fly with a sledgehammer। कोई छोटा सा झगड़ा था पार्किंग टिकट को लेके। अब कोई व्यक्ति बोलता है मैं लॉयर लेके आऊँगा, मैं लॉयर लेके आया हूँ, लो बात करो मेरे लॉयर से। सो अगेन कैसा है? ये दोनों सेंटेंस सही है, ऊपर वाला भी सही है, ये भी सही है। स्ट्राइकिंग अ फ्लाई विद अ स्लेजहैमर। अपग्रेडिंग द एंटायर सिस्टम टू फिक्स अ स्मॉल बग इज अकिन टू यानी सिमिलर टू स्ट्राइकिंग अ फ्लाई विद अ स्लेजहैमर। यानी छोटी सी कोई एरर मिली सॉफ्टवेयर में, पूरा सिस्टम ही जितनी ब्रांचेस है सब में अपग्रेड करवा दिए और उसमें काफ़ी खर्चा आ गया कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का। तो अगेन क्या हो गया? ये एग्जाम्पल स्ट्राइकिंग अ फ्लाई विद अ स्लेजहैमर, बिल्कुल सही है। अभी They decided to strike a fly with a sledgehammer by taking a relaxed approach to the issue। ये गलत है, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। Relaxed approach अगर आप इशू पे ले रहे हैं
तो इसका मतलब आप ऑपोजिट अप्रोच ले रहे हैं, स्ट्राइकिंग अ फ्लाई विद अ स्लेज हैमर का कॉन्टेक्स्ट नहीं है। सो आई होप आपको समझ में आया हो इस इडियम का मतलब। सिनोनिम्स, ओवरकिल, छोटी सी मक्खी है, अब आप उसको अगर हथौड़े से मारेंगे क्या बचेगा उसमें, ख़त्म हो जाएगी। तो ओवरकिल यानी क्या ही बोलूँगा इस पर मैं, डिसप्रपोर्शनेट रेस्पॉन्स, यानी जो रिस्पॉन्स होना चाहिए था वो डिसप्रपोर्शनेट है। इतनी छोटी सी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए इतने बड़े एक्शंस नहीं लिए जाते, सो प्रपोर्शन में नहीं है, डिसप्रपोर्शनेट। एक्सेसिव फोर्स, बहुत ज़्यादा आपने दम लगा दिया उस पर, बहुत ज़्यादा ताकत लगा दी। अब घर में बच्चे उदम करते हैं, अब जैसे मेरा छोटा बच्चा है, अगर मान लो वो कोई गलती करता है ऐसी जो थोड़ी सी लगे हमें कि यार इसको नहीं करनी चाहिए, तो पहले समझा चुके हैं फिर भी कर रहा है, तो अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि मैं उसको इस मौसम में छत पर खड़ा कर दूंगा 2 घंटे के लिए, नहीं जाओ छत पर खड़े हो जाओ गर्म छत पे जाके। हाँ, ऐसे नहीं कर सकते ना आप। पहली बात तो बीमार हो जाएगा, हो सकता है वहीं बेहोश हो गई टपक जाए, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्राइकिंग अ फ्लाई विद अ स्लेज हैमर। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। हाँ, एंटोनिम्स की बात करें तो प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स, प्रोपोर्शनेट जितना ज़रूरी है उतना रिस्पॉन्स आपको देना चाहिए। मेजर्ड एक्शन यानी नापा तुला इतना करना चाहिए। एप्रोप्रिएट, उपयुक्त, ये भी वही है, मेजर्ड अप्रोप्रिएट यानी उपयुक्त। हाँ, इस गलती की ये सज़ा मिलेगी आपको, आपने फ़ोन पे बात की तो आपको डांट मिलेगी, अब अगली बार से नहीं करना है। बट ऐसा नहीं है कि फ़ोन पे बात की तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। क्लियर है, चलिए अब हम टेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ओके, दैट इज़ इट बच्चा पार्टी। सो वंस अगेन क्या करना है अब आपको जितने यहाँ पे वर्ड्स, जितने ईडियम्स, जस्ट अ बिट ईडियम्स हमने देखे, सबके ऊपर एक एक सेंटेंस अपना लिखना है, राइट करना है उसको अपने शब्दों में, और कॉम्बिनेशन के तौर पे अपनी कमेंट को ड्रॉप कर देना है इस लेक्चर के कमेंट्स सेक्शन में। हर बार की तरह हर बार मैं बच्चे से जो भी बच्चा लिखता है ऐसा, मैं उससे डायरेक्ट बात करता हूँ, उसके जितने भी सेंटेंस हैं सबको पढ़ता हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि रिवीजन की ज़रूरत है रिवीजन करके मैं रिप्लाई करता हूँ, सो दैट आप चेक कर पाएँ कि आप कैसे और बेटर कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम। क्लियर। दूसरा, आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, दिस इज़ माई यूज़र नेम ऑन टेलीग्राम। जो भी बच्चे स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर चुके हैं पर अभी भी उन्होंने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, हमारा प्राइवेट ग्रुप, प्लीज़ अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर करें, मैं आपको इनवाइट करूंगा हमारे ग्रुप में, प्लीज़ ग्रुप ज्वाइन करें। मैं रोज़ बोल रहा हूं कि असली डिस्कशन हमारा वहीं पर हो रहा है। और तीसरा काम, पूरा ये जो लेक्चर देखा आपने, जितने भी लोग स्मार्ट रीड यूज़र्स हैं, आपको जाना है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 15 पे, अटेम्प्ट करनी है पूरी एक्सरसाइज विद अटमोस्ट फोकस ऑफ योर्स। अटेम्प्ट करने के बाद आपकी आरसी स्पीड क्या रही और आपका आरसी लेवल क्या रहा, और स्क्रीनशॉट लेके ड्रॉप कर देने हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।